एक समय की बात है। एक गांव में होशियार चंद नाम का एक साहूकार रहता था। वो अपने नाम की ही तरह बहुत होशियार और चतुर था। उसके जितने चतुर पूरे गांव में कोई नहीं था। अपनी चालाकी से वो कई बार गांव में लोगों को लूटता रहता। एक बार उसके पास भोला नाम का एक आदमी आता है और बोलता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ होशियार चंद, तुमने मेरे मजदूर को मेरे ही खेत में क्यों निकाल दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कहा तुमने? तुम्हारा खेत? होश में तो हो। वो खेत तुम्हारा नहीं मेरा है, और मेरे खेत में मेरे अनुमति के बिना कोई काम करेगा तो मैं उसे खेत से निकालूंगा नहीं, तो और क्या करूं? ये तुम क्या बोल रहे हो होशियार चंद? मेरा खेत तुम्हारा कब से हो गया? लगता है तुम अपने होश खो बैठे हो, इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हो। ए भोले के बच्चे, जुबान संभाल कर बात कर। मैं पूरे होशो हवास में बात कर रहा हूँ। खेत मेरा है, तेरा उस खेत पर कोई अधिकार नहीं है। खुद तुम्हारे पिताजी ने ही वो खेत मेरे नाम किया है। उन्होंने मुझसे कर्जा लिया था, वो लौटा नहीं पाए, इसलिए उन्होंने मेरे नाम पर कर दिया। मेरे पास सबूत है। उस दस्तावेज में साफ साफ लिखा है कि अभी खेत मेरा हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी मेरा कर्ज लौटा नहीं पाए हैं और ना ही तुम लौटा पाए। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा पिताजी तुमसे कब कर्ज लिए? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। ज़रूर तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पिताजी के न होने पर फ़ायदा उठा रहे हो। सारा गांव जानता है तुम कितने बड़े धोखेबाज हो, चालाक हो। तुमने ये सब चालाकी से किया है। तुम्हारे पास जो सबूत है वो भी ज़रूर तुमने धोखाधड़ी करके बनाए होंगे। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम ऐसे काम करने में माहिर हो। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है मैंने ये सब चालाकी से किया, तो तुम मेरे जितना दिमाग लगाकर अपना खेत वापस क्यों नहीं ले लेते? अगर तुम्हारे पास सचमुच दिमाग है तो अपना खेत मुझसे वापस लेकर दिखाओ। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुमने मेरी चालाकी को या फिर मुझे हरा कर दिखा दिया, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा खेत तुम्हें वापस कर दूँगा। मैं तुम्हारी शर्तें क्यों मानूँ, जबकि वो खेत तुम्हारा है ही नहीं। वो खेत मेरा है। चुपचाप मेरा खेत मुझे वापस कर दो। तुम्हारा खेत तो तुम्हें वापस मिलने से रहा। मैं तो तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है कि मैं चालाकी से तुम्हारा खेत हड़प लिया है। अगर तुझमें मेरे जितना दिमाग है तो अपना खेत वापस लेकर दिखाओ। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो ही तुम्हें वापस मिल सकता है, अगर नहीं तो अपना खेत भूल जाओ। भोला, इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हें फंसाना चाहता है। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। ये बहुत चालाक है। तुम इसे हरा नहीं पाओगे। अगर तुमने इसकी शर्त मान ली तो तुम अपना खेत खो बैठोगे। आज तक गांव में कोई इसे हरा नहीं पाया। तुम इससे जीत की सोच रहे हो तो तुम्हारी सोच गलत है। तुमने इससे कभी नहीं जीत पाओगे। पूरा गांव जानता है ये कितना चालाक है। हम इसे जितना चालाक कभी नहीं बन सकते, और ये इसी बात का फ़ायदा उठाता है। नहीं चंदन, मैं अपना खेत नहीं खो सकता। मैं इसकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना खेत वापस पाकर रहूँगा, या भले ही कितनी ही चालाकी क्यों न कर ले। लेकिन मैं जानता हूँ कि ईश्वर मेरे साथ है। वो मेरी मदद जरूर करेंगे। ईश्वर कभी ऐसे झूठे मक्कार लोगों का साथ नहीं देते। वो हमेशा सच का साथ देते हैं। भले हो हमारे पास इसकी जितनी बुद्धि नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ईश्वर मेरा ही साथ देंगे। सत्य की ही जीत होगी। ठीक है होशियार चंद, बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं? मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मुझे किसी भी हालत में अपना खेत वापस चाहिए। ठीक है, सुनो, मेरे 4 सवाल हैं। अगर तुमने मेरे चारों सवालों का जवाब सही से दे दिया तो मैं तुम्हारे दिमाग को मान जाऊंगा। मैं तुम्हारे सामने हार मान लूँगा और तुम्हारा खेत तुम्हें वापस दे दूँगा। ठीक है, तुम वो सवाल पूछो। मेरा पहला सवाल, आंसू क्या है? ये कैसे अजीब सवाल है। आंसू तो आंसू होते हैं। मेरा दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी से पैदा होती है लेकिन पानी में डालने से ही मर जाती है?
मेरा तीसरा सवाल, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा बदलता रहता है? मेरा चौथा सवाल, ऐसा कोई एक वाक्य बताओ जिसे सुनकर खुश आदमी दुखी हो जाता है और दुखी आदमी ये वाक्य सुन ले तो खुश हो जाता है। मेरे इन चारों सवालों का जवाब दे दो तो मैं तुम्हारा खेत तुम्हें वापस लौटाने के लिए तैयार हूँ। भोला और उसका दोस्त ये सारे सवाल सुनकर चौंक जाते हैं। देखा भोला, मैंने कहा था ना कि इसकी बात मत सुनो, अब फंस गए ना। मुझे पहले से ही पता था, ये बहुत चालाक है। ये सारे सवाल तो हमारे दिमाग से परे हैं, इनका जवाब तो गांव में कोई भी नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था, तुमने भी बात नहीं मानी। अब तुम्हारा खेत तो भूल ही जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं इन सारे सवालों का जवाब देकर रहूँगा और अपना खेत वापस पाकर रहूँगा। होशियार चंद, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो ना। अगर तुम्हारी सारी हेकड़ी ना निकाली तो मेरा नाम भी भोला नहीं। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ समय की ज़रूरत है। मैं सोचकर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूँगा। जितना समय लेना है उतना ले लो, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मुझे सवालों के जवाब देने से रहे। तुम ही क्या, गांव में बड़े से बड़ा विद्वान आदमी भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि इस पूरे गांव में सबसे ज़्यादा होशियार मैं ही हूँ। मेरे पास सबसे ज़्यादा बुद्धि है। तुम बेवकूफ़ लोगों के पास इन सवालों का जवाब कभी नहीं हो सकता। इतनी अकड़ और घमंड ठीक नहीं होशियारचंद। तुम जैसे बड़े बड़े आए और गए। इंसान का घमंड आखिरकार उसको लेकर ही डूबता है। तुम अपने घमंड में जी रहे हो। याद रखना होशियारचंद, शेर का सवा शेर एक दिन मिल ही जाता है। मुझे ऊपर वालों पर भरोसा है। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तो ढूंढ ही लूँगा, लेकिन उसके बाद तुम गांव में किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ऐसा कहकर भोला वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है। उसकी पत्नी कहती है, मैं कहती हूँ क्या ज़रूरत थी उसकी बात मानने की। तुम क्या उस होशियार चंद को नहीं जानते? उसने तुम्हें भी ठग लिया और तुम भी उसकी बात में आकर उसकी शर्त मानकर वापस आ गए। तुम उसकी शर्त कभी नहीं जीत सकते। उसका दिमाग चालाक लोमड़ी की तरह दौड़ता है। गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं जो उसकी बराबरी कर सके, और तुम ऐसे आदमी से शर्त लगा कर आ गए। तुम्हें शर्त लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तुम सीधे पंचायत जाकर उसकी शिकायत कर सकते थे। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार कर आ रहे हो। रेणुका, अगर मैंने उसकी शर्त मानी तो कुछ सोच समझ कर ही मानी है। वो अपने आप को बहुत होशियार समझता है। यही मौका है कि सारे गांव में उसकी होशियारी की हेकड़ी निकाल दी जाए। और रेणुका, तुम पंचायत की बात कर रही हो। अगर मैं सरपंच के पास उसकी शिकायत लेकर जाता तो सरपंच जी मेरा नहीं, उस होशियार चंद पर ही यकीन करते, क्योंकि उस होशियार चंद के पास पता नहीं कैसे लेकिन ज़मीन के दस्तावेज हैं, और तो मेरे पिताजी के उसके हस्ताक्षर भी हैं। ये मामला पंचायत में जाता तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। वो होशियार चंद बहुत होशियार है। चालाकी से और धोखे से उसने कागजात अपने पास ले लिए। पता नहीं उसने क्या किया, लेकिन सचमुच में पिताजी के हस्ताक्षर थे और वो ज़मीन उसके नाम थी। मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि उससे अच्छा इसकी शर्त मान लूँ। और रेणुका, तुम फिक्र मत करो, मैं जी जान लगा दूँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन उसके सारे सवालों के जवाब देकर रहूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, वो खेत जल्द से जल्द मैं वापस लाकर रहूँगा। भोला सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसे सवालों का कोई हल नहीं नज़र आता। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। भोला गांव में कई लोगों से उन सवालों के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी उसका उत्तर नहीं आता। एक दिन भोला कहीं जा रहा होता है, तब उसे अपना एक करीबी दोस्त मिलता है जो बहुत खुश होता है। क्या बात है मंगरू, तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ भोला, आज बहुत खुश हूँ। इसी खुशी के मौके पर मैंने आज घर में दावत रखी है, तुम उस दावत में ज़रूर आना। आज इतने सालों के बाद मेरे बेटा पैदा हुआ है। सचमुच भोला,
आज मैं बहुत खुश हूँ। आज ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने सारी खुशियाँ मेरी झोली में डाल दी है। अरे मंगरू, ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? तुम रो रहे हो? तुम्हें इतनी बड़ी खुशी मिली और तुम रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? ये तो खुशी की बात है। अरे भोला, ये आंसू दुख के नहीं हैं, खुशी के आंसू हैं। अच्छा भोला, अब मैं चलता हूँ, मुझे और लोगों को भी न्योता देना है। ऐसा बोलकर मंगरू वहाँ से चला जाता है। भोला थोड़ी देर चलने के बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। भोला वहाँ जाकर देखता है ये क्या हो रहा है और ये रामू रो क्यों रहा है, क्या बात है? भोला, कल रात को इसके घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई। इसके घर के सारे पैसे और जेवरात सब कुछ चोरी हो गए। इसी वजह से बेचारा बहुत परेशान है। समझ नहीं आ रहा किस कमबख्त ने ये चोरी की। भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, उसे बहुत बद्दुआ लगेगी। उसने किसी की मेहनत की कमाई चुराई है, वो कभी खुशी नहीं रह पाएगा। भोला वो घर लौट कर जाता है और घर जाकर रेणुका को ये दोनों बातें बताता है और बताते बताते भोला अचानक रुक जाता है, जैसे उसे अभी वो बात याद आ गई हो। रेणुका कहती है, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? आप कुछ बता रहे थे, बताइए ना क्या हुआ। पर छोड़ो रेणुका, मुझे लगता है मुझे मेरे पहले सवाल का जवाब मिल चुका है। मुझे तब समझ नहीं आया, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि पहले सवाल का जवाब क्या है। क्या बात कर रही हो? क्या सच में आपको पहले सवाल का जवाब मिल गया है? फिर बताइए ना उसका क्या जवाब है। रेणुका, उस होशियार चंद का पहला सवाल था, आंसू क्या है? रेणुका, आंसू सुख और दुख हैं। मैंने आज देखा कि लोग जब बहुत खुश होते हैं तब रो पड़ते हैं और जब कोई बहुत दुखी होता है तब भी वो रो पड़ता है। मुझे मंगरू मिला था, उसके घर बैठा हुआ, उसके आँखों में आंसू थे। और गांव में रामू के घर चोरी हुई, उसके आँखों में भी आंसू थे। यहाँ फ़र्क ये है कि आंसू दुख के थे और मंगरू के आँखों में खुशी के थे। इसका मतलब सुख और दुख में इंसान के आंसू आ जाते हैं। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। और ये कितनी गहरी बात है कि आंसू मतलब सुख और दुख होता है। शुक्र है भगवान का, आपको आपके पहले सवाल का जवाब तो मिला। अब तो मुझे भी यकीन हो रहा है कि कहीं ना कहीं भगवान हमारे साथ है और हमें बाकी सवालों का भी जवाब जल्द मिल जाएगा। हाँ रेणुका, ये बात तो है, मुझे पहले ही पता था। ना जाने क्यों मेरे मन मुझसे कहता है कि मैं सारे सवालों के जवाब ढूंढ ही लूँगा। ईश्वर मेरी सहायता ज़रूर करेंगे। बस एक बार मुझे बाकी सवालों के भी जवाब मिल जाए, उसके बाद मैं उन होशियारचंद की सारी हैकड़ी निकाल दूँगा। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं। फिर रेणुका भोले से कहती है, मैं क्या कहती हूँ, जब तक हमारा खेत वापस नहीं मिल जाता तब तक हमें कुछ और काम कर लेना चाहिए। हम कब तक ऐसे हाथ पे हाथ रख कर बैठेंगे? ऐसे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ रेणुका, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं ऐसा कौन सा काम करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, लेकिन एक तरकीब है। आप नमक का व्यापार कीजिए, आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। आप बाज़ार जाकर नमक की बोरियां ले आइए, उसे हम छोटे छोटे दुकानों में बेचेंगे। फ़िलहाल शादी का भी समय चल रहा है, शादियों में भी हमसे नमक खरीदने वालों की कमी नहीं होगी। ऐसे मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा नमक खरीदा जाता है। शादियों में नमक बहुत मात्रा में लगेगा, तो मुझे लगता है ये सही समय है और हम कोई बड़ी चीज़ का व्यापार नहीं कर सकते। हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। मुझे लगता है नमक का व्यापार ही हमारे लिए फ़िलहाल सही रहेगा। हाँ रेणुका, तुम सही कह रही हो, नमक इतना महंगा भी नहीं मिलता, सस्ते में काम हो जाएगा और कुछ दिन हमारा गुजारा भी हो जाएगा। ठीक है रेणुका, मैं आज ही बाज़ार जाता हूँ और नमक की बोरियाँ लेकर आता हूँ। फिर भोला निकल पड़ता है और बाज़ार से कुछ नमक की बोरियाँ ले आता है। पहले ही दिन उसके घर एक आदमी आकर बोलता है, अरे भोला,
मैंने सुना है तुम नमक का व्यापार करने लगे हो। अरे भाई, मेरे घर एक सप्ताह बाद शादी है, मुझे नमक की ज़रूरत पड़ेगी। तुम एक काम करना, 2 बोरी नमक मेरे घर पहुंचा देना। ये लो आधे पैसे, और पूरे पैसे बोरी पहुंचाने के बाद तुम्हें मिल जाएंगे। रेणुका और भोला बहुत खुश हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस थोड़ी देर में ही आपके घर ये बोरियां लेकर आता हूँ, आप चिंता मत कीजिएगा। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। भोला रेणुका से कहता है, रेणुका, ऊपर वाले की किस्मत कितनी कृपा है, मैं आज ही नमक की बोरियां खरीद कर लाया हूँ और आते ही हमें पहला ग्राहक भी मिल गया। कितनी अच्छी बात है ना। हाँ, आपने सही कहा, सचमुच ऊपर वाले की बड़ी कृपा है, हमें भूखे नहीं रहने देंगे। जब तक हमारे बाकी सवालों के जवाब नहीं मिल जाते और उस होशियार चंद से अपना खेत वापस नहीं ले लेते, तब तक हम इसी व्यापार में काम चलाना होगा और नमक की बिक्री अच्छे से होने लगी तो हमें घर चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ रेणुका, भगवान करे नमक का व्यापार अच्छे से चल जाए। गांव में बहुत सारे लोग भोला से ही नमक लेने लगते। भोला और रेणुका बहुत खुश हो जाते, उनका व्यापार अच्छे से चलने लगा। गांव के सारे दुकानदार भी भोला से ही नमक खरीदने लगते हैं। एक दिन भोला ऐसे ही नमक की बोरियां लेकर गांव आ रहा होता है। तभी रास्ते में नदी पार करते समय भोला का पैर फिसल जाता है और नमक पानी में गिरकर बह जाता है। भोला बहुत परेशान हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया, इतना बड़ा नुकसान, मेरी तो सारी बोरियां पानी में बह गई, सारा का सारा नमक खराब हो गया, अब मैं क्या करूं। भोला बहुत परेशान हो जाता है और खाली हाथ घर लौट आता है। भोला को खाली हाथ देखकर और परेशान देखकर रेणुका भोला से पूछती है, क्या हुआ, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है और नमक की बोरियां कहाँ हैं? आप तो नमक लेने गए थे ना। क्या बताऊं रेणुका, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, सारा का सारा नमक बर्बाद हो गया। ये क्या कह रहे हैं, आखिर ये सब कैसे हुआ? भोला रेणुका को सारी बातें बताता है और बताते बताते ही रुक जाता है, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। रेणुका पूछती है, क्या बात है, रुक क्यों गए, बोलिए। मुझे लगता है ये सब ऊपर वाले ने जानबूझकर किया है। यही तो अच्छी बात है कि नमक में बोरियां पानी में बह गईं, वरना मुझे इतनी बड़ी बात पता ही नहीं चलती। रेणुका, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है, मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब मिल चुका है। एक तो हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया और आप दूसरे सवाल के बारे में बात कर रहे हैं। कैसा जवाब, कब मिला और कैसे मिला? मेरी बात ध्यान से सुनो रेणुका। दूसरा सवाल था, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी से पैदा होती है और पानी में डालने में से मर जाती है? रेणुका, वो चीज़ नमक ही है। नमक पानी में ही पैदा होता है और जब वो नमक पानी में डालते ही वो मर भी जाता है। पानी डालने से नमक नमक नहीं रह जाता, वो पूरी तरह से घुल जाता है। अरे वाह, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? सचमुच ये तो बहुत बड़ी बात है। ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। देर से ही सही, लेकिन तूने दूसरे सवाल का जवाब दे दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इस सवाल का जवाब ऐसा भी हो सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। हम थोड़ी देर पहले नुकसान के लिए रो रहे थे, लेकिन अब पता चल रहा है ये नुकसान भी हमारे अच्छे के लिए ही था। अगर हमारा आज नुकसान ना होता तो हमें दूसरे सवाल का जवाब कभी नहीं मिल पाता। वहाँ तक तो हमारी सोच ही नहीं जाती कि इस सवाल का जवाब नमक था। वो चीज़ हमारे घर में ही मौजूद थी, लेकिन हमारा दिमाग वहाँ तक कभी जाता नहीं। अच्छा हुआ कि आज आपका नुकसान हो गया, उसके बदले में हमें दूसरे सवाल का जवाब तो मिला। हाँ रेणुका, सचमुच ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने मेरे सवालों का जवाब भी दे दिया। अब बस 2 सवाल बचे हैं, उनका भी जवाब बस जल्द ही जल्द मिल जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। भोला को रास्ते में
होशियारचंद मिलता है और बोलता है, अरे ओ भोला, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें मेरे सवालों का जवाब मिला? अरे मैं भी तुम्हें क्या सवाल पूछ रहा हूँ, तुम तो एक नंबर के गंवार हो। तुम्हारे पास कहाँ इतनी अकल कि तुम मेरे सवालों का जवाब दे सको। मेरे सवालों का जवाब देने के लिए शायद तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ जाए, क्योंकि इस जन्म में तो तुम जवाब देने से रहे। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मुझसे कोई जीत नहीं सकता। उस दिन तो बड़ा अकड़ के कह रहे थे कि मेरे सवालों के जवाब पता करके रहोगे। अब क्या हो गया? उस दिन के बाद तो तुमने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। शायद तुम्हें मेरे सामने आने में शर्म आ रही होगी ना। सारी बातें सुनकर भोला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो मन ही मन सोचता है, इसी अपनी बुद्धिमानी पर कुछ ज़्यादा ही घमंड है। मन तो कर रहा है कि 2 सवालों के जवाब देकर अभी इसकी आधी हेकड़ी निकाल दूं, लेकिन नहीं, मैं अभी इसे कुछ नहीं बोलूँगा जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। मेरा चुप रहना ही सही है। इसे चारों सवालों के जवाब देकर इसकी बोलती बंद करना ही मेरा नाम भोला नहीं। मुझे तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन मुझे ऊपर वाले पर पूरा यकीन है कि मुझे जल्द ही तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अरे भोला, जागते हुए सपना देखना बंद करो, मेरे सामने हार मान लो, क्योंकि जवाब तुम्हारे दिमाग से परे है। तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं कि तुम उन जवाबों तक पहुंच सको। फिर भी अपनी झूठी तसल्ली के लिए तुम कोशिश करके देखना चाहते हो तो देख लो, लेकिन जवाब तो तुम्हें मिलने से रहा। जब जवाब मिल जाएगा तब मुझे आकर बता देना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। होशियारचंद भोला का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। भोला एक दिन पेड़ के नीचे बैठा था। एक आदमी आकर भोला पूछता है, अरे भैया, अभी समय क्या हो रहा है? अभी तो 10 बज रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, धन्यवाद। भोला वहीं बैठे बैठे सवालों के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते बहुत देर हो जाती है। फिर वो रेणुका आकर भोला से कहती है, ये क्या, आप यहाँ बैठे हैं? मैं आपको पूरे गांव में ढूंढ रही हूँ। वैसे आप इतनी देर से यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता भी है 12 बज चुके हैं, आप अभी तक बाजार नहीं गए। मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी। अरे रेणुका, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं चला समय कैसे चला गया। मुझे जल्द ही जल्द बाजार के लिए निकलना होगा। भोला बाजार की ओर निकल पड़ता है। बाजार जाकर भोला को एक मुसाफिर मिलता है। वो भोला से कहता है, अरे भाई, क्या बता सकते हो अभी क्या समय हो रहा है? दरअसल मुझे पड़ोसी गांव में ज़रूरी काम है और वहां 3 बजे से पहले जाना है। अभी क्या वक्त हुआ है? अभी तो 1 बज रहे हैं। अभी 2 घंटे का समय है। अभी निकलोगे तो पहुंच जाएंगे। ठीक है भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। इधर रेणुका भोला का इंतज़ार कर रही थी। भोला बहुत देर से आता है। उसके आते ही रेणुका कहती है, आप अपने बहुत देर लगा दी। मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी। जानते हैं, पूरे 5 बज चुके हैं। इतनी देर से क्या कर रहे थे? अरे हाँ रेणुका, आज बाज़ार में कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, इसलिए वक्त लग गया। ऊपर से मैं बहुत देरी से गया था। सुबह जल्दी चला जाता तो शायद जल्दी आ जाता। अच्छा ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे शाम हो जाती है। रात को खाना खाने के बाद भोला सोचता रहता है, पता नहीं मुझे मेरे बाकी 2 सवालों के जवाब कब मिलेंगे। आज तो कुछ काम भी नहीं हो पाया। आज का दिन कैसे गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। सोचते सोचते भोला एक बात याद आती है। वो बात याद आते ही चौंक पड़ता है। भोला रेणुका को बुलाकर कहता है, क्या बात है, आप इतना जोर क्यों चिल्ला रहे थे? क्या हुआ है? अरे रेणुका, बात ही कुछ ऐसी है, तुम सुनोगी तो तुम भी खुश के मारे उछल पड़ोगी। बताइए ना, क्या बात है? रेणुका, आज मुझे मेरे तीसरे सवाल का जवाब मिल चुका है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी मुझे तीसरे सवाल का जवाब कैसे मिल गया। सचमुच रेणुका, कहीं ना कहीं भगवान हमारा साथ दे रहा है। वो भी यही चाहते हैं कि हमारा खेत हमें जल्द से जल्द मिल जाए। हमें बहुत जल्द हमारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। रेणुका, वो खेत जल्द हमारे पास होगा। क्या आप सच कह रहे हैं? जल्दी से बताइए ना, तीसरे सवाल का जवाब क्या है?
मुझसे भी इंतज़ार नहीं हो रहा है। मैं उसी के बारे में सोच रहा था। मुझे याद आया कि सुबह मुझे किसी ने समय पूछा था तो तब 10 बज रहे थे। उसके थोड़ी देर बाद तुम मेरे पास आई, तब 12 बज रहे थे। फिर जब मैं बाजार गया तो तब मुझे किसी से समय पूछा, तब 1 बज रहे थे। और मैं शाम को घर पर आया तब 6 बज रहे थे। रेणुका, उस होशियार चंद का तीसरा सवाल था, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा बदलता रहता है? उसका जवाब है समय। समय हमेशा बदलता रहता है। ऐसा सवाल का जवाब हमेशा अलग होता है, क्योंकि समय कभी एक समान नहीं होता। मेरी तो समझ ही में नहीं आ रहा। आप जरा समझा कर कहेंगे? देखो, अगर मैं तुम्हें अभी पूछूं कि समय क्या हुआ है तो तुम एक ही जवाब दोगी, लेकिन यही सवाल अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद पूछूं कि समय क्या हुआ है तो इसका जवाब तुम और ही दोगी। और थोड़ी देर के बाद यही सवाल फिर से अगर पूछूं तो फिर से तुम्हारा जवाब बदल जाएगा। इसका मतलब अब तुम समझिए कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है। और एक सवाल जवाब भी हमेशा बदलता रहता है। अरे हाँ, अब मैं समझ गई। ये तो बिल्कुल सच कहा आपने। तीसरे सवाल का यही जवाब है। ये तो कमाल हो गया। मैंने तो सोचा था कि हमें कई दिन इन्हीं सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे, लेकिन ये तो चमत्कार हो गया कि हमें इतनी जल्दी तीनों सवालों के जवाब मिल चुके हैं। बस एक ही सवाल बचा है और मुझे यकीन है हमें जल्द से जल्द उसे सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ रेणुका, सब ऊपर वाले की कृपा है। उनकी वजह से ही ये सब हो रहा है। ये उनकी ही कृपा है कि मुझे तीनों सवालों का जवाब मिल चुका है। अब बस एक ही सवाल बचा है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन भोला ऐसे ही कहीं जा रहा था तो एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे होते हैं। उनके पास एक आदमी आकर बोलता है, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल हो रखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बाबा, मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। ऊपर से 1 साल मुझे फसल भी अच्छी नहीं हुई। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैंने बहुत व्यापार करके देख लिया, किसी व्यापार में मुझे सफलता नहीं मिली। मेरा नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है। इस बात से मेरे परिवार वाले भी बहुत दुखी हैं। कुछ उपाय बताइए बाबा, आखिर मैं क्या करूं, क्या नहीं? मेरी इन समस्याओं का क्या समाधान है? मुझे क्या करना चाहिए? परेशान मत हो बच्चा, समाधान तो केवल ईश्वर के ही हाथ में है। तुम उनका सहारा ले लो, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। देखो बेटा, किसी के ज़िंदगी में अगर बुरा समय आता है तो ऐसे ही नहीं आता। ज़रूर तुम्हारे कुछ पुराने कर्म रहे होंगे जो आज तुम्हें सता रहे हैं। इसे चुपचाप सह जाओ। जो हो रहा उसे होने दो। बस तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। बेटा, कोई भी समय एक समान नहीं होता। एक दिन तुम्हारा भी समय ज़रूर आएगा और अब जो समय चल रहा है वो भी चला जाएगा। बेटा, बहुत जल्द तुम्हारा ये समय बीत जाएगा। ये सुनकर उस आदमी को थोड़ी खुशी मिलती है। वो बाबा से कहता है, हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा। आपके ऐसा कहने से मुझे बहुत बड़ी हिम्मत आई है। अब चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं उसे सह जाऊंगा, क्योंकि ये समय बीतने वाला है। मैं डटकर इसका मुकाबला करूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। ये सारी बातें भोला सुन रहा होता है। फिर बोला वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वही बाबा साहूकार के पास भिक्षा मांग रहे होते हैं। तभी होशियार चंद उसे बोलता है, ढोंगी और पाखंडी कहीं के, चला जा यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। सुबह सुबह मुँह उठाकर भिक्षा मांगने चले आए। तुझे क्या यहाँ कोई लंगर दिखाई दे रहा है जहाँ खाना बट रहा हो? मूर्ख, तू जानता भी है तो किससे बात कर रहा है? तू जैसे ढोंगी और पाखंडी को तुझसे ज़्यादा ज्ञानी तो मैं ही हूँ। तू जानता भी है मैं इस पूरे गांव में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। मेरे सामने तो ढोंग करने की कोशिश मत करना। बड़ा घर देखा तो नहीं तो आए भीख मांगने। यहाँ कोई खैरात में खाना नहीं बढ़ता, निकल जाओ यहाँ से। मूर्ख कहीं के, तुझे अपने घर का इतना घमंड है? तेरा यह घमंड चकनाचूर हो जाएगा। तू अपने आप को सबसे बड़ा बुद्धिमान कहता है ना, ये तेरा घमंड भी मिट्टी में मिल जाएगा। जिस समय पर तू इतना इतरा रहा है वो समय भी बहुत जल्द आ जाएगा। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। बाबा के जाने के बाद होशियार चंद घबरा जाता है। शायद मैंने उसे बाबा को जरा ही
ज़्यादा उल्टा बोल दिया। मुझे सोच समझ कर बोलना चाहिए था। अगर उनकी बातें सच निकल गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मेरा समय चल जाएगा? कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला? कहीं मेरे बरसों से बनी इज्जत पर कोई दाग तो नहीं आने वाला? इस बाबा ने तो मुझे चिंता में डाल दिया। ये सारी बातें भोला सुन रहा होता है और ये सारी बातें भोला को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो दौड़ते हुए घर जाता है और रेणुका से कहता है, रेणुका कहाँ हो? तुम जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है। क्या हो गया? इतने हाफ क्यों रहे हो? कुछ हुआ है क्या? हाँ रेणुका, दरअसल बात है कि कुछ ऐसी है, तुम भी सुनोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। रेणुका, अब हमें हमारी ज़मीन वापस मिलने वाली है। आज से हमारा अच्छा समय आने वाला है। क्या आप सच कह रहे हैं? इसका मतलब आपको आखिरी सवाल का भी जवाब मिल चुका है। हाँ रेणुका, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आखिरी सवाल का भी जवाब मिल चुका है। अब हमारी ज़मीन हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। रेणुका, जल्दी से बताइए ना, उस आखिरी सवाल का जवाब क्या है? रेणुका, आखिरी सवाल ये था कि ऐसा कौन सा वाक्य है जिसे सुनने से दुखी आदमी भी खुश हो जाता है और जो आदमी दुखी है वो खुश हो जाता है और जो खुश है वो दुखी हो जाता है। रेणुका, इस सवाल का जवाब है समय। समय बीत जाएगा। ये वाक्य बोलने से एक दुखी इंसान खुश कैसे हो सकता है और खुश इंसान दुखी कैसे हो सकता है? ज़रा समझाइए ना, मैं कुछ समझी नहीं। देखो रेणुका, आज मैं जब रास्ते से जा रहा था तब मैंने देखा एक बाबा बैठे हुए थे। उनके पास एक बहुत ही दुखी आदमी आया। वो अपनी ज़िंदगी के सारे दुख उन बाबा को बता रहा था। बाबा ने जैसे ही उसे कहा कि ये समय चला जाएगा तो आदमी खुश हो जाएगा। मैंने ये सब अपनी आँखों से देखा और फिर थोड़ी देर बाद ही बाबा उस होशियार चंद के पास भिक्षा मांगने गए थे। मैं वहाँ से गुजर ही रहा था, तब मैंने सुना कि होशियार चंद उन बाबा से बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था। तुम तो जानती हो उसे, अपने पैसों का और घर का बहुत घमंड है। वही घमंड वो उन बाबा को दिखा रहा था और उनका अपमान कर रहा था। तब बाबा ने उसे कहा कि वो जिस समय पर इतना घमंड कर रहा है, इतना इतरा रहा है, ये समय जल्द ही चला जाएगा। तब उस होशियार चंद का चेहरा देखने लायक था। उसका चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था। उसके चेहरे पर मायूसी थी। यही एक वाक्य है जिसे सुनकर दुखी आदमी भी खुश हो जाता है और सुखी आदमी वो दुखी हो जाता है। दुखी आदमी इसलिए खुश हुआ क्योंकि उसका यह बुरा समय जाने वाला है और अच्छा समय आने वाला है। और जो आदमी सुखी है वो खुश है। वो इसलिए दुखी हो जाता है क्योंकि अच्छा समय जाने वाला है और दुख का समय आने वाला होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो इतनी गहरी बात कभी सोच ही नहीं पाती। सचमुच आपके अंदर तो बहुत दिमाग है। लोग तो ऐसे ही होशियार चंद को होशियार और चतुर समझते हैं। मेरे नज़र में तो आप ही सबसे बड़े बुद्धिमान और होशियार हैं, क्योंकि यही सारी बातें तो मैंने समझ के कभी नहीं आती। आज आपने उस होशियार चंद को भी पीछे छोड़ दिया। उसे अपनी बुद्धि पर ज़रा ज़्यादा ही घमंड था। आज वो उसका सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा जब आप उसे सारे सवालों के जवाब दोगे। उसे अपने आप पर शर्म आएगी। अब आप जल्दी से उसके पास जाइए और उसे सारे सवालों के जवाब देकर आइए। फिर भोला होशियार चंद के घर जाता है। भोला को देखो, वो बोलता है, अरे भोला, तुम तो यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारा वादा दिलाने आया हूँ। होशियार चंद, मुझे याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी ज़मीन मुझे लौटा दोगे। मैं वही ज़मीन तुमसे लेने आया हूँ। तुम्हारे दिमाग तो ठिकाने हैं। मैंने ज़मीन के बदले कुछ शर्तें रखी थी और मैंने उन शर्तों पर ही तुम्हें वादा किया था। क्या तुमने वो सवाल के जवाब ढूंढ लिए? मुझे तो नहीं लगता तुम जैसा आदमी उन सवालों को ढूंढ भी पाया होगा। एक भी सवाल का ढूंढ पाया होगा। फिर तो यहाँ किस लिए आए हो? होशियार चंद, मैंने तुमसे कहा था ना, शेर को सवा शेर ही मिल जाता है। तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते थे और इसी बात का तुमने फ़ायदा उठाया और इसी चीज़ का तुम्हें घमंड था। आज मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। ध्यान से सुनो। तुम्हारा पहला सवाल था कि आंसू क्या है। तुम्हारे इस सवाल का जवाब है, आंसू सुख और दुख है।
आंसू तभी निकलते हैं जब आदमी बहुत खुश होता है या फिर बहुत दुखी होता है। ये जवाब सुनकर होशियारचंद चौंक पड़ता है। उसने अपने कानों पर यकीन नहीं किया। भोला आगे बोलता है, तुम्हारा दूसरा सवाल था, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी से पैदा होती है और पानी में डालने से ही मर जाती है? होशियारचंद, तुम्हारे इस सवाल का जवाब है नमक। नमक ऐसी चीज़ है जो पानी में ही बनती है और पानी में ही डालने से मर भी जाती है। ये जवाब सुनकर भी होशियारचंद पूरी तरह से बौखला जाता है। उसे यकीन नहीं होता। आगे सुनो होशियारचंद, तुम्हारा तीसरा सवाल था कि ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा बदलता रहता है? इसका जवाब है समय। एक समय ही ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा बदलती रहती है। ये जवाब सुनकर भी होशियारचंद पूरी तरह से हिल जाता है। भोला आगे बोलता है, आगे सुनो होशियारचंद, तुम्हारा आखिरी सवाल था कि ऐसा कोई वाक्य बताओ जिसे सुनने से दुखी और आदमी खुश हो जाता है और खुश आदमी दुखी हो जाता है। तुम्हें एक बात बता दूं होशियारचंद, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मुझे कहीं ना कहीं तुमसे ही मिला है। तो इस सवाल के जवाब के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसका जवाब है कि ये समय भी बीत जाएगा। इन सारे सवालों का जवाब सुनकर होशियारचंद के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो यकीन ही नहीं कर पाता। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तुम इन सारे सवालों के जवाब कैसे जान सकते हो? इन सारे सवालों के जवाब तो सिर्फ मैं ही जानता था। पूरे गांव में सवाल के जवाब किसी के पास नहीं थे। तुम्हारे पास इन सवालों के जवाब कैसे आए? तुमने इस सवाल के जवाब कैसे पता किए? होशियारचंद, भले ही मेरे पास तुम्हारे जितनी बुद्धि नहीं, लेकिन मुझ पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। ईश्वर की कृपा की वजह से मैं तुम्हारे सारे सवाल के जवाब पता लगा पाया हूँ। होशियारचंद, तुमने जो मेरे साथ किया वो सरासर धोखाधड़ी थी और ईश्वर हमेशा ईमानदारी का साथ देते हैं। मैंने हमेशा नेकी का रास्ता अपनाया है, कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की, ईमानदारी से कमाकर खाया है। शायद इसीलिए मेरे ईश्वर मेरे साथ थे। उन्हीं के सहारे मैं इन जवाबों का तक पहुंच पाया हूँ। होशियारचंद, तुमने मुझसे बहुत गहरे सवाल पूछे थे, जिसका अर्थ बहुत ही गहरा था। इस बात को मैं झुठला नहीं सकता कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन होशियारचंद, बहुत बुद्धिमानी किस काम की? जो लोगों को दुखी करे, उनका हक उनसे छीने। तुम ऐसे ही कभी सुखी नहीं रह पाओगे। होशियारचंद, इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि रावण भी सबसे बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी है और उसे अपने आप पर बहुत घमंड था और इस घमंड के चलते उसने राम जी के सामने झुकना ठीक नहीं समझा और उसका अंत हो गया। तुम्हें पता है तुम किस खेत के मूली हो? अगर तुमने अपनी इस बुद्धिमानी का प्रयोग किसी अच्छे काम के लिए किया होता तो आज शायद बहुत कुछ होता। लोग तुम्हारी इज्जत करते, ना कि तुमसे डरते। आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बुद्धिमान होने से लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, लेकिन बात सच नहीं है। लोग तुमसे डरते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें भला बुरा कहते हैं, क्योंकि तुमने कई लोगों के घर लूटे हैं, अपनी चालाकी और चतुराई से उनसे पैसे ऐंठे हैं। ऐसी बेईमानी की कमाई खाने से तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। अगर तुमने किसी अच्छे काम के लिए अपने बुद्धि का उपयोग किया होता तो तुम्हारे पास कभी किसी बात की कमी नहीं होती। तुम्हें धोखाधड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ईश्वर तुम्हें इतना कुछ देते कि तुम गिनते गिनते थक जाते। अभी भी वक्त है होशियारचंद, सुधर जाओ। भोला की ये सारी बातें सुनकर होशियारचंद का सर शर्म से झुक जाता है। उसको अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो भोला से कहता है, मुझे माफ़ कर देना भोला, तुमने बिल्कुल सच कहा। मैं बहुत गलत था। मैंने लोगों के साथ सचमुच बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारे साथ भी गलत किया। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। तुम्हारे पिताजी ने मेरे नाम पर कोई ज़मीन नहीं की थी। वो दस्तावेज मैंने ऐसे ही बनवाए थे। मुझे माफ़ कर दो भोला, मैं तुम्हारी ज़मीन वापस देने के लिए तैयार हूँ। मैं आज तक एक झूठे घमंड में जी रहा था। तुमने आज मुझे सच्चाई दिखाई। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज के बाद ऐसी गलतियाँ नहीं करूँगा। कभी किसी के साथ धोखाधड़ी भी नहीं करूँगा। जितना मुझसे हो सके अपने से सबकी मदद और भलाई करूँगा। मुझे माफ़ कर दो।
ये सब सुन के भोला अपनी ज़मीन के कागजात लेकर घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी कहानी बताता है। सो दोस्तों, ये रही आज की हमारी कहानी। आप सबको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक शेयर और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।